हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे वायरल वैक्सीन के बारे में। वायरल वैक्सीन्स दो ही टाइप की होती हैं, जिसमें लाइव वैक्सीन्स एंड एटीन्यूटेड वैक्सीन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमें उनका टाइप नहीं पढ़ना है। एक पूरा वैक्सीन के टाइप का मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम वायरस के एक जनरल प्रिपरेशन के बारे में, यानी वायरल वैक्सीन के जनरल प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम फटाफट से देख लेते हैं कि वायरस का प्रिपरेशन अलग क्यों पढ़ा जा रहा है। भाई बैक्टीरिया का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भाई ऐसा का ऐसा ही हम वायरस के लिए बना दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायरस एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। वायरस को के बारे में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो 11th क्लास में, 12th क्लास में, इवन हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि वायरस एक कह सकते हैं कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। अब ये क्या बात हुई, इसमें आपको ये समझना है कि वायरस जब हमारे एक लिविंग सिस्टम पे होता है तब वो लिविंग की तरह काम करता है, लेकिन जब वो किसी डेड मटेरियल पे होता है तो वो डेड बॉडी की तरह काम करता है। यानी कि उसमें ना तो कोई भी एक्टिविटी होती है, ना रिप्रोडक्शन होता है, ना रेप्लिकेशन होता है, यानी कोई भी उसमें ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो कि उसको लिविंग कैटेगरी में डाल दें। ठीक है, तो ये माना गया है कि जब जब लिविंग बन रहे थे, लिविंग एनिमल्स या लिविंग सिस्टम बन रहा था नॉन लिविंग से, तब ये एक बीच की कनेक्टिंग लिंक रह गए। ठीक है, तो वायरसेस जो हैं वो लिविंग सिस्टम पे ग्रो केवल और केवल किस पे ग्रो कर सकते हैं? लिविंग सिस्टम पे। जबकि बैक्टीरिया के लिए आपने अगर अपने लैब में प्रैक्टिकल किया हो तो बैक्टीरिया को आप क्या करते हैं, एक अगार कल्चर मीडिया में डाल के और बैक्टीरियल उसमें स्ट्रिकिंग कर देते हैं और उसे जो है इंक्यूबेट कर देते हैं और वायरस ग्रो हो जाता है। यही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया की तरह एक नॉन लिविंग मटेरियल पे ग्रो नहीं कर सकता। इसके लिए हमें एक प्रॉपर लिविंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक वायरल को कल्टीवेट करने का, क्योंकि उसके लिए हमें एक लिविंग सिस्टम जनरेट करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वायरल वैक्सीन की। वायरल वैक्सीन जो है, दीज आर द इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब कि ये सेल के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी जो है कोविड का जो चल रहा है वो वायरस ही है। ठीक है, चूंकि वो कोविड एक वायरस ही है, तो अगर आपने सुना हो कि जो वायरसेस हैं वो बाहर रहते हैं, लेकिन जब वो हमारी बॉडी पे सरफेस हो जाते हैं, एंटर हो रहे हैं, तो वो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है उनमें। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके का इतना रैपिडली म्यूटेशन करने वाला सिस्टम है, उसको हम पूरे लिविंग सिस्टम नहीं बोल सकते, कि क्योंकि वायरस के अंदर होता क्या है, वायरस के अंदर सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्सिड हो जाएगा। ठीक है, कई वायरसेस में तो इवन वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रेन आपको जो है पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। अभी जो ये कोरोना सीजन जो काल चल रहा है, इट्स नॉट सीजन, इट्स अ काल। ठीक है, दे विल ग्रो ओनली इन द लिविंग सेल। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केवल और केवल कहाँ ग्रो करते हैं? लिविंग सेल में। तो यहाँ पर वायरल वैक्सीन के कुछ जो स्टेप्स हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले एक तो जो फर्स्ट मेथड है, यानी सॉरी जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ वायरस कल्चर फॉर मास्टर स्टॉक। मास्टर स्टॉक देखिए, कभी भी जब हम कोई प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उससे पहले हम मास्टर स्टॉक कर लेते हैं। मास्टर स्टॉक मतलब कि जैसे इसको समझिए कि जैसे हम दाल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आज मम्मी घर में दाल बनाएगी, तो दाल के लिए वो हाथों हाथ दुकान से थोड़ी खरीद के लाती है। वो क्या करती है कि जो है पहले 1-2 किलो जो घर में रखी हुई है उसमें से कुछ जो है 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी निकालती है और फिर कुकर में लगा देती है। इसका मतलब ये है कि आपको जब कोई प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास जो मास्टर स्टॉक, यानी कि जो 1-2 किलो दाल रखी हुई है उसको आप यूज़ कर रहे हो। तो सेम उसी तरीके से जो हम वायरस को मेन प्रिपरेशन पे लेके जाने वाले हैं, उसके लिए पहले हमें मास्टर स्टॉक तैयार करना पड़ेगा, यानी कि उसको पहले बल्क में बना लें, फिर जब भी हमें बनाना हो प्रिपरेशन उसी में से लिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वायरसेस जो होते हैं उसके लिए मास्टर स्टॉक कैसे करते हैं?
वायरस को मास्टर स्टॉक करने के लिए, यानी कि उसको स्टोर कर, एक तरह से कह दीजिए कि उसको स्टोर करते हैं। वायरसेस को स्टॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेल को, जैसे कोई भी सेल है जो कि वायरल इन्फेक्टेड है, जैसे उसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है, या जो है येलो फीवर का इन्फेक्शन है, या किसी भी ऐसा जो इन्फेक्शन है, उन सेल्स को हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। और जो है फर्स्ट इट इज कंफर्म दैट द सेल विल नॉट इन्फेक्टेड बाय अदर डिजीज। और ये और चीज़ हमें देखनी है कि जब हम आइसोलेट करना जा रहे हैं तो सेल उससे पहले कोई और डिजीज से तो नहीं उसमें ऑलरेडी था, यानी कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पहले नहीं था। पता चला कि हम उस सेल को ले रहे हैं और उसमें जो है ऑलरेडी कोई जो है अदर बैक्टीरिया या वायरस बैठा हुआ है, तो हम जो सेपरेट करेंगे उसमें वो भी आ जाएगा। तो हमें ये खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन द वायरल सेल्स आर कलेक्टेड एंड कल्चर ऑन लिविंग सेल। फिर हम एक लिविंग सेल का पूरा कल्चरिंग तैयार करते हैं, वो अभी हम यहाँ ग्रोथ ऑफ वायरस में देखेंगे कैसे हम तैयार करते हैं, ठीक है। और फिर जो वायरसेस होते हैं, जो सेल होती है उसका एक कल्चर, लिविंग सेल का एक कल्चर बनाते हैं और उस पर वो वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होती हैं वो डाल दी जाती हैं और फिर उनको फ्रीज ड्राई प्रिपरेशन पे रख दिया जाता है, उनको स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर फ्यूचर यूज। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम इसको, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है, हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन पे भी स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ऑन लिक्विड नाइट्रोजन ऑल्सो, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये तो हमारा मास्टर स्टॉक हो गया, यानी कि जो हमारा सेल कल्चर था। सेल कल्चर कैसे करना है वो मैं आपको भी ग्रोथ ऑफ वायरस में समझाऊंगी, ठीक है। वैसे ही सभी में सेल कल्चरिंग करना है। अब सपोज दैट कि आपके पास जो है पहले से मास्टर स्टॉक है, अब उसको आप वर्किंग स्लॉट पे डालना चाह रहे हैं। वर्किंग स्लॉट मतलब कि अब आपकी कंपनी जो है या जो भी कंपनी है, अब वो उसको वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए लाना चाह रही है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग स्लॉट, वर्किंग वायरस स्लॉट। अब यहाँ से जो फ्रीज ड्राई था उसको यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है। लेकिन मैंने आपको बैक्टीरियल कल्चर में भी बताया था कि जैसे ही हम फ्रीज ड्राई को नॉर्मल कल्चर में डालते हैं उसको एकदम से नहीं डाला जाता, यानी कि उसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है, जैसे ये वही चीज़ है, जैसे आप सो के उठ रहे हो वैसे ही थोड़ी काम पे लग जाते हो, थोड़ा सा बैठते हो, चाय पीते हो, पानी पीते हो, देन फिर आप जो है एक्टिवेशन के मोड पे आते हो। तो सेम वही है कि जब वायरस इतने ठंडी जगह से आएगा तो उसको एक्टिवेट होने में, सेल डिवीजन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए हम उसको वर्किंग वायरस स्लॉट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर वही सेल कल्चरिंग करते हैं और सेल कल्चरिंग से मतलब सेल कल्चर बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको फ्रीज ड्राई प्रिपरेशन को लेके और उसको सेल कल्चरिंग पे डालते हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं। इसमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एंड इंक्यूबेट एट मेंटेन टेम्परेचर, पीएच जिस पे वो ग्रो कर रहा है ना, जो भी उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, वो हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इससे हम आगे कैसे जा रहे हैं। वायरसेस की ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि कह सकते हैं कि यही एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको बैक्टीरियल वैक्सीन से इसका प्रोसेस को अलग बनाती है। सबसे पहले जो हमने कहा है कि यहाँ पर हम वर्किंग वायरस पे कर रहे हैं, तो वर्किंग वायरस को हमें वायरस को ग्रोथ तो करवानी है। तो वायरस को ग्रोथ करवाने के लिए हम यहाँ पर जैसे ही वो वर्किंग स्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है इतने टेम्परेचर पे 5-7 मिनट में, या जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद हम उसको प्रॉपर ग्रोथ पे लेके जाते हैं। प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसके पास जो है, यानी हमारे पास 3 जनरल मेथड्स हैं। सबसे पहला लिविंग सेल के अंदर डालना, दूसरा एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर डालना, और तीसरा सेल कल्चरिंग में डालना। वो मैं यहाँ नहीं लिख पाई, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ, ठीक है। तो लिविंग सेल पे डालना, दूसरा एम्ब्रियोनेटेड एग पे डालना, और तीसरा सेल कल्चरिंग प्रिपेयर करना, ठीक है। लिविंग सेल कल्चरिंग प्रिपेयर करना। अब यहाँ पर क्या है, लिविंग सेल, देखिए लिविंग सेल मतलब कि लिविंग एनिमल, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वायरस है, ये जो वायरस हम थोड़ा सा जो इसको वर्किंग मोड पे लेके आ रहे हैं, इसको हम किसी एनिमल के अंदर डाल रहे हैं। एनिमल के अंदर डालने से फ़ायदा क्या होगा कि जो है, जो हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं, जैसे गिनी पिग है, जो पिग है, माइस है, रैबिट है ना,
ये सब जो है लिविंग सेल के अंदर इनके बॉडी के अंदर हम इस वायरल कल्चर को इंजेक्ट कर देते हैं। लिविंग एनिमल्स सच एज द माइस, रैबिट्स एंड गिनी पिग, आफ्टर द वायरस इनोकुलेशन, मतलब जब हम उसको डाल रहे हैं इन द लिविंग एनिमल, द एनिमल इज ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिजीज। फिर हम उस एनिमल के अंदर जो है ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस वायरस के लिए। तभी तो भाई हम स्टडी करेंगे, तभी तो फिर हम आगे उसको वैक्सीनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए फ्रॉम फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फ्रॉम हेल्दी काव्स जो है स्मॉल, भाई ये ध्यान रखिए कि हर वैक्सीन के लिए या सॉरी हर वायरस के लिए हर एनिमल जो है वो सुटेबल नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपने अगर गिनी पिग लिया है तो गिनी पिग किसी दूसरे किसी एक वायरस के लिए सुटेबल है, तो हो सकता है कि वो दूसरे वायरस को ग्रोथ ना कर पाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, पहले मैं पढ़ देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए हमें या स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए हमें हेल्दी काफ्स या शीप्स चाहिए, तब जाके हमें प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। ऐसी जो रेबीज वैक्सीन है उसके लिए हमें जो है रेबीज वैक्सीन जो है वो शीप्स के ब्रेन्स में प्रोड्यूस होता है, रैबिट्स के ब्रेन्स में प्रोड्यूस होता है। द प्रोडक्ट्स आर गुड एंटी, अब जो है वायरसेस जो ग्रो कर रहे हैं वो एक अच्छे एंटीजन का काम करेंगे, यानी कि वो बॉडी में एक एंटीजन जनरेट एंटीजन की तरह काम करेंगे। हम यानी कि वो जो वायरस है वो बॉडी में एंटीजन्स का काम करेंगे और उसकी बॉडी यानी कि उसकी इम्यून सिस्टम को इंटरैक्ट करके और कहीं ना कहीं बहुत उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जब हम उसके बॉडी से एंटीजन्स को सेपरेट कर रहे होते हैं या एंटीबॉडीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें उसको मारना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है द प्रोडक्ट्स आर गुड एंटीजन बट द मेथड इज इनकन्वीनियंट एंड कॉस्टली एंड कंटामिनेशन इज पॉसिबल, यानी कि कंटामिनेशन इज पॉसिबल। तो इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक हैं कि ये मेथड जो है वो इनकन्वीनियंट है, हमें बार बार मारना पड़ रहा है एनिमल्स को, और यहाँ पर ये है कि ये कॉस्टली भी है। दूसरा, सब वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसके बाद मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगी। जो एड्स वायरस है, जो हम एड्स वायरस यानी HIV वायरस जो है, HIV वायरस की ये दिक्कत है कि वो जो है लिविंग सेल्स पे यानी कि HIV वायरस को हमने देखा गया है कि वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि भाई हम किसी वायरस को ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट इंजेक्ट करके उसको देख नहीं सकते, और जब तक हम उसे देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैक्सिमम वायरस को हम इसी तरीके के एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे डाल के या तो हम वायरस वैक्सीन्स बनाते हैं या हम उसके सिम्टम शो करके और दवाइयाँ जनरेट करते हैं, एंटीवायरल ड्रग। लेकिन जो एड्स वायरस है वो एनिमल्स के अंदर ग्रो नहीं करता, यानी कि जब चिंपैंजीज में भी डाल के देखा गया तो चिंपैंजीज में भी उसके कोई सिम्टम शो नहीं हुए। तो यही वजह है कि जो HIV वायरस है उसकी जो प्रोग्रेस है, मतलब कि HIV वायरस के बारे में जो डिस्कवरीज हैं या जो और हमें उस पर काम करना चाहिए तो वो बहुत स्लो मोड पे हो चुका है या होता है। क्योंकि वो सीधे लिविंग सिस्टम पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो ह्यूमन पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक दिक्कत की बात है। ठीक है, तो ये ग्रोथ ऑफ वायरस हो गया। नाउ कम टू द एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग जो है बेस्ट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, चीप मेथड भी है, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेस से नहीं आती है। इट्स अ कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव और मोस्ट वाइडली यूज मेथड। सबसे पहले गुड पास्चर जो थे 1931 में, उन्होंने हैंड्स एग को कल्टीवेशन, वायरस के कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि जब हम जो एग लेते हैं, एग में बहुत बहुत पतली निडल से एक ड्रिल किया जाता है और फिर उसके अंदर वायरल सस्पेंशन को इंजेक्ट किया जाता है। ए होल इज ड्रिल्ड इन द शेल ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग एंड अ वायरस सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इनटू द फ्लूइड ऑफ एग। ठीक है, तो ये वायरस जो है, वायरस का सस्पेंशन जो है वो उसके अंदर एग के फ्लूइड के अंदर ऐड किया जाता है ना। वायरस के जो एग होता है, एग के अंदर अगर आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एग के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एल्बुमिन, है ना, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, योक सैक और एम्ब्रियो तो होता ही है। तो यहाँ पर जो है जो
हर वायरसेस को ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर या तो कोरियोनिक मेम्ब्रेन पे डाल दें या एल्बुमिन पे डाल दें या एलेंटोइक मेम्ब्रेन पे डाल दें या योक्सिक पे डाल दें। हर वायरस का ग्रोथ करना का जो मेम्ब्रेन है या साइड है वो अलग अलग है, मतलब वहीं जाके वो प्रॉपर रिजल्ट देगा। ठीक, इन एग डिफरेंट मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट बट वायरस इज इंजेक्टेड इनटू दैट मेम्ब्रेन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड, यानी ये वो मेम्ब्रेन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटेड, मतलब कि हम वायरस के लिए वही मेम्ब्रेन चुनते हैं जो कि उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटेड है फॉर वायरल ग्रोथ। Viral growth is signaled by the death of embryo and by the cell damage or by the formation of typical lesions or pox on the egg membrane। यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो वायरस है वो ग्रो कर रहा है या हमारा वायरस जो है वो प्रॉपर कह सकते हैं कि अब बढ़ गया है। ठीक, उसके लिए हम देखते हैं कुछ सिम्टम्स आते हैं कि या तो एम्ब्रियो की ग्रोथ डेथ हो जाएगी या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी या एम्ब्रियो की सेल कुछ डैमेजेस हो जाएंगी या हमें ऊपर से जो है कुछ लेजन्स जैसे पीले पीले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं अजीब से, तो या ब्लैक ब्लैक जो हो जाते हैं वो, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब इसकी मेम्ब्रेन में जो है एग का इसकी मेम्ब्रेन में किसका डेवलपमेंट हो गया है, वायरस का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये हम देख लेते हैं कि देखिए ये मैंने एक एग ड्रॉ करने की कोशिश की है। एग के अंदर ये एयर सेक मतलब कुछ पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा फ्री रहता है जिसमें एल्बुमिन नहीं भरा होता है। जो मैंने ये रेड वाला पोर्शन बनाया है ये है आपका एल्बुमिन। ठीक है, ये इसके अंदर एल्बुमिन भरा होता है जो कि आपका वाइट कलर का पार्ट होता है। जब आप एग को फोड़ते हैं तो वहाँ पर जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो एल्बुमिन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइन्स है, जो ब्लू कलर की जो आपकी मेम्ब्रेन है ये आपकी कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है। ये ब्लू वाले है ना, ये कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है वो आपका एलेंटोइक कैविटी है। ठीक है, और एलेंटोइक कैविटी की ये बाद ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है ये एमनियोटिक कैविटी और उससे ये एसोसिएटेड रहता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एसोसिएटेड रहता है योक से। ये देखिए योक से। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग तो इसके पोर्शन का कितने हो गए, एयर सैक, एल्बुमिन के बाद यहाँ पर आपका कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, फिर एलेंटोइक, उसके बाद एमनियोटिक और फिर योक सेक और एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमारा जो है ये एग के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के जगह होती हैं जिससे हम वायरसेस को ग्रो करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अलग अलग जगह हैं, जैसे कोरियो एलेंटोइक जगह जो है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इधर नहीं लिखा था कि जो कोरियो एलेंटोइक है ये किसके लिए अप्रोप्रिएटेड है, स्मॉल पॉक्स के लिए और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है ये स्मॉल पॉक्स और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए, सिम्प्लेक्स वायरस के लिए को ग्रो करवाती है। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ। और ये आपकी क्या है, एम्ब्रियो जो है वो येलो फीवर के लिए है। एम्ब्रियो जो है वो येलो फीवर के लिए, मतलब कुछ एग्जांपल्स आप लिख दें कि भाई ये वाली जो जगह है वो इस इस वायरस के लिए है। ठीक है, योक सैक जो है टाइफस के लिए है। टाइफस है ना, नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख लिया करें तो वो आपको बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, टाइफस जो है, उसके बाद जो है एलेंटोइक फ्लूइड जो है ये आपका रहता है इन्फ्लुएंजा। हाँ, इन्फ्लुएंजा के लिए एलेंटोइक जो है ये आपका इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग वायरसेस जो हैं, जैसे आपका योक सेक है वो टाइफस वायरस के लिए है, उसके बाद जो एम्ब्रियो जो येलो फीवर के लिए है, एलेंटोइक इन्फ्लुएंजा के लिए है, कोरियो एलेंटोइक जो है आपका स्मॉल पॉक्स और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए है। तो ये जो है हमारे पास, हम एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर भी कल्चरिंग करते हैं जिससे हमारे पास जो है वायरस का बल्क आ जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस को जो है वैक्सीनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब इसमें जो थर्ड फॉर्म है ग्रोथ में, जो कि सेल कल्चरिंग है, वो उसको अपन समझ लेते हैं। अब हम सेल कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेल कल्चरिंग में जो मतलब कि वायरस की ग्रोथ के अंदर जो थर्ड तरीका था, थर्ड पैटर्न था, वो है टिश्यू कल्चरिंग या सेल कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग या सेल कल्चरिंग के अंदर हम कोई भी जो टिश्यू, सेलेक्टेड टिश्यू है जो कि अदर फैक्टर से रिमूव्ड है, अदर फैक्टर्स उसके अंदर नहीं हैं, अदर डिजीज़ नहीं है, वो टिश्यू हम लेते हैं और उसे एक प्रॉपर एंजाइम से ट्रीट करवा के और उसमें सेल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये एक इन विट्रो टेक्निक है, मतलब कि हम बॉडी से बाहर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
होल सेल मतलब कि होल एनिमल जिसको हम किल कर रहे हैं, शीप को, माइस को, उससे एक अच्छी टेक्निक है। और एम्ब्रियोनेटेड एग से भी एक फार बेटर टेक्निक है, क्योंकि हम इसमें जो है बाहर लैब के अंदर पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। सेल कल्चरिंग कंसिस्ट ऑफ सेल ग्रोन इन कल्चर मीडिया इन द लैब। ठीक है, ये मोर कन्वीनियंट है देन होल एनिमल एंड एम्ब्रियोनेटेड एग मेथड्स। इसमें मेथड्स भी लिख लीजिए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्लाइस ऑफ टिश्यू ट्रीटेड विद एंजाइम, जो टिश्यू की स्लाइस है उसे आप एंजाइम से ट्रीट करेंगे दैट सेपरेट द इंडिविजुअल सेल्स, और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो टिश्यू है वो जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि टिश्यू को एंजाइम से आप सेपरेट करो, ठीक है, और फिर जो है उस टिश्यू की जो लेयर्स हैं यानी कि जो सेल्स हैं वो एक पूरी एक मोनो लेयर में अरेंज हो जाएंगी। सेल्स आर सस्पेंडेड इन ए कल्चर मीडियम एंड ग्रोन इन ए मोनोलेयर फॉर्म। तो सेल जो है वो कल्चर मीडियम में सस्पेंडेड हो जाएंगी और ग्रो जो हो जाएंगी एज ए मोनोलेयर। ठीक है, दिस टिश्यू, अब ये जो टिश्यूज हैं उनको हम कहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, या तो कोई हम एक नेचुरल प्लांट ले सकते हैं, या कोई हम एनिमल ले सकते हैं, या कोई हम ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे ग्रो करता है उसका स्ट्रेन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दी सेपरेटेड सेल मतलब कि जो हमने एंजाइम से ट्रीट करके जो सेल्स ली हैं उनको हम वही सॉल्यूशन में डालेंगे, और ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जहां पर उसे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर मिले। ठीक है, नॉर्मल सेल टेंड टू अडेयर द ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर एंड रिप्रोड्यूस टू फॉर्म ए मोनोलेयर। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका एक तरीका है कि वो ग्लास या प्लास्टिक का जो कंटेनर जो हमने यहाँ लिया है उससे पूरे एक लेयर की फॉर्म में जो है आगे बढ़ती जाती हैं और एक पूरी मोनोलेयर फॉर्म बनाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेल कल्चरिंग है इससे जो हम ये सेल लाइन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, मोनोलेयर फॉर्म या सेल लाइन फॉर्म ऐसा भी आप बोल सकते हो इसको, है ना। जो टाइप्स ऑफ सेल लाइंस हैं वो 3 टाइप की होती हैं। प्राइमरी सेल लाइन, CL मतलब सेल लाइन, प्राइमरी सेल लाइन, डिप्लॉइड सेल लाइन एंड कंटिन्यूस सेल लाइन। जो प्राइमरी सेल लाइन होती है वो किसी भी टिश्यू को आप स्लाइस कर लें फ्रॉम टिश्यू स्लाइसेस, मतलब कोई भी आपने अगर नेचुरल प्लांट लिया है, एनिमल लिया है, उसको आप जो है स्लाइसेस के फॉर्म में या एंजाइमेटिक मेथड से उनकी सेल्स को आप सेपरेट आउट करते हैं और ये कुछ जनरेशन तक मेंटेन रहती है। ठीक है, जैसे मंकी का टिश्यू ले लिया और आपने माइस ले लिया, चिक ले लिया, ठीक है, इनसे जो है आपकी प्राइमरी सेल लाइन्स डेवलप होती हैं। जो डिप्लॉइड सेल लाइन्स है, डिप्लॉइड सेल लाइन्स जो मेंटेन होती हैं वो होती हैं आपके ह्यूमन एम्ब्रियो से। कोई ह्यूमन एम्ब्रियो है जिसकी डेथ हो गई है, मतलब कि वो 5 महीने का बच्चा या 2 महीने का जो एम्ब्रियो है उसमें से हम ये सेल लाइन्स जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात ये है कि ये करीबन 100 जनरेशन तक, यानी कि इन सेल्स को हम करीबन 100 टाइम्स ग्रो है, यानी कि 100 बार इससे हम प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 100 बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 100 जनरेशन तक मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स होती हैं और स्टेम सेल्स की क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करती हैं, जैसे WI38, MRC5, ये कुछ इसी तरीके के सेल लाइन्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ कम टू द कंटिन्यूस सेल लाइन। कंटिन्यूस सेल लाइन क्या कहती है? कंटिन्यूस सेल लाइन को हमने एक और नाम दिया है इमॉर्टल सेल लाइन, यानी कि ये सेल लाइन जो होती हैं मरती नहीं है, यानी कि इनमें हमने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। दीज आर ट्रांसफॉर्म सेल्स विच कैन मल्टीप्लाई इनडेफिनिट नंबर्स ऑफ जनरेशन। तो ऐसा कब होता है? याद करिए कैंसरस सेल्स में। कैंसरस सेल्स अगर हमने यूज की हैं और उनकी पैथोजेनिसिटी, उनका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट किल करके और फिर अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस सेल लाइन बन जाएंगी। कंटिन्यूस सेल लाइन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेला सेल लाइन, जो कि 1951 में यूएस की, अमेरिका की एक पेशेंट थी जो कि हेला लिंगले, उनका पूरा नाम मैं देख लेती हूँ, तो हेला लैंगले है ना, हेला लैंगले एक पेशेंट थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अगर आपको लग रहा है तो, है ना, हेला लैंगले जो थी वो कैंसरस पेशेंट थी और 1951 में उनकी डेथ हुई थी और उन्हीं की बॉडी से ये सेल लाइन चल रही है और आज भी ये माना जाता है कि ये सेल लाइन कल्चरिंग में बहुत यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कंटिन्यूस सेल लाइन का कितना ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है और कितनी जनरेशन तक इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 4th जो स्टेप है उसके बारे में कि अब ग्रोथ के बाद अब हम कैसे उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, फिलिंग और पैकेजिंग करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। वायरस की ग्रोथ तक हमने अब देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको हार्वेस्टिंग और फाइनल बल्क मोड पे लेके आते हैं। हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग अब हम वायरस का करते हैं, और इसके लिए हमने अगर एग बेस्ड वायरसेस लिया है या हमने सेल कल्चरिंग बेस लिया है, उसके लिए थोड़ी स्टेप्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एग बेस्ड वायरस की। एग बेस्ड के अंदर भी हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी है, या तो लाइव या एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे मेथड लगाने पड़ते हैं जो कि माइल्डर हैं, यानी कि कंपैरेटिवली इस तरीके के मेथड जो कि उसकी एंटीजेनिसिटी को भी बरकरार रखें और उसकी पैथोजेनिसिटी को किल करने में मददगार हो। ठीक है, तो यहाँ पर जोनल सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड लगाया जाता है और डाया फिल्ट्रेशन मेथड लगाया जाता है फॉर वायरस कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें हम वायरस को कंसंट्रेट करते हैं और अदर चीज़ों को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है ताकि जो वायरसेस हैं वो प्योरली सेपरेट हो जाए। अगर हम यहाँ पर सब यूनिट वैक्सीन की प्रिपरेशन पे हैं, यानी लाइव या एटीन्यूएटेड की जगह अगर हम सब यूनिट वैक्सीन बना रहे हैं वायरस का, तो सब यूनिट में हमें वायरस के कुछ पार्ट ही लेने पड़ते हैं जो कि एंटीजेनिक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इनसे हम, या बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन है, इनसे हम उस वायरस के कल्चर को ट्रीट करते हैं जिससे उसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जोनल सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। वायरस के डिसरप्शन के लिए यहाँ पर कुछ डिटर्जेंट जैसे सोडियम डिऑक्सी कोलेट जो है, कोलेट या चोलेट, जो भी कई बच्चे इसको चोलेट भी बोलते हैं, तो सोडियम डिऑक्सी कोलेट यूज़ किया जाता है। ये तो हमारा था एग बेस्ड वायरस। अब हम बात कर लेते हैं सेल कल्चरिंग की, यानी अगर हमने सेल कल्चर लिया है तो उससे हम कैसे जो है वायरस को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट के अंदर जो फ्लूइड आएगा उसके अंदर वायरस और सम सेल डेब्रिज होंगे। उन सेल डेब्रिज को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने वायरस को प्यूरिफाई कर लिया है। अब हम वायरस को फाइनल बल्क मोड पे लेके आते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारी प्रोडक्शन ऑफ फाइनल बल्क। नाउ इसमें जो है हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि और प्यूरिफिकेशन हो और वायरस की एंटीजेनिसिटी बढ़े एंड वायरस की पैथोजेनिसिटी और किल हो जाए। यहाँ पर हम बफर एक्सचेंज मेथड और डाइल्यूशन एडिशन मेथड लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम वायरस के कल्चर को जो हमें प्योर फॉर्म में मिल चुका है, अब उसे हम पर्टिकुलर डाइल्यूएंट्स में ट्रीट करते हैं जिससे उसकी एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस होती है और ज़्यादा। इसके साथ साथ ये जो हमारा कल्चर तैयार हुआ है या हमारा जो मटेरियल तैयार हुआ है उसको हम स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं। देन प्रिजर्वेटिव और कुछ साथ में एडजुवेंट्स भी हम ऐड कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली कंटेनर में फिलिंग और पैकेजिंग की जाती है। द फाइनल बल्क इज प्रिपेयर्ड एंड इवेल्युएट फॉर द एफिकेसी, यानी कि जो हमारे पास फाइनल यहाँ पर वायरस का बल्क बन के आ गया है जो कि बिल्कुल अब रेडी है, उसको फिर एक बार हम जो है एफिकेसी यानी कि वही उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के मोड पे लेके जाएंगे। उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है कि ये जो अगर इसमें प्रिजर्वेटिव डाला है तो ये कितने ड्यूरेशन तक का है, यानी उसकी एक्सपायरी डेट कितनी बनेगी और उसकी सेफ्टी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि ये बॉडी में जाके जो है कोई रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके सेफ्टी मेजरमेंट्स को चेक किया जाता है ना, यहाँ पर उसकी एंटीजेनिसिटी को चेक किया जाता है, यानी कि उसकी कितनी डोज कितने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर रही है। ठीक है, और ये सब होने के बाद उसे एसेप्टिकली फिल और पैक करके स्टेराइल फाइनल कंटेनर्स में बना के भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से वायरल वैक्सीन्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी तक थर्ड यूनिट के जो टॉपिक्स अपलोड हुए हैं उनके मैंने नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, वो जो अगर आपको नहीं पता है तो आप हाउ टू डाउनलोड PDF करके अगर आप टाइप करेंगे MS साइंस अकेडमी, ऐसा डालिए हाउ टू डाउनलोड PDF MS साइंस अकेडमी, तो आपको वहाँ पर मेरे चैनल पे वो लिंक, उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो आपको पूरा का पूरा उसमें प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे सेकंड और फर्स्ट यूनिट का डालना स्टार्ट होंगी। ठीक है, वायरल वैक्सीन हमारा कंप्लीट होता है, साथ में ही हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है। तो सिलेबस के लिए आप कहीं से कहीं तक परेशान मत होइए क्योंकि फोर्थ यूनिट भी हमारी बाइंड अप पे है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेफ रहिए, स्टे रहिए और
जो है कोरोना में बचे रहिए। थैंक यू।